हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का एनसीईआरटी का 12th चैप्टर एटम्स। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लास्ट टर्न पे हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और वो ही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनमें कि उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो फिक्स रहती है, यानी कि एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। इनको हम स्टेबल ऑर्बिट्स कहते हैं या एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। और हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि nth ऑर्बिट में एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फॉर्मूले से हम डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि फर्स्ट लेवल में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम सेकेंड ऑर्बिट के लिए लें तो एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13.6 अपॉन 2²। डिवाइड करेंगे वी विल गेट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से हम E3 और E4 की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। E3 इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and the value of E4 that can be calculated as equal to -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इन एनर्जी वैल्यूज़ को कंपेयर करें डिफरेंट ऑर्बिट्स में, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हम आउटर ऑर्बिट की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है। नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स इंक्रीज होती जा रही है। या हम कह सकते हैं द एनर्जी ऑफ द एटम इज लीस्ट when its electron is revolving in an orbit closest to the nucleus, it means for which n is equal to 1। इसमें जो एनर्जी है लीस्ट है, और जैसे जैसे हम आउटर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये जो लीस्ट एनर्जी वाला एनर्जी लेवल है, द लोएस्ट स्टेट ऑफ द एटम, दिस इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। इट मीन्स the state having the lowest energy with the electron revolving in orbit of Bohr's radius। और इसकी एनर्जी कितनी होती है, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब अगर ये ग्राउंड स्टेट में है एटम या लोएस्ट स्टेट में है और इसमें से हमको इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, बाहर निकालना है, तो हमको इतनी ही एनर्जी पॉजिटिव वैल्यू के साथ में इतनी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल जाएगा, यानी कि एटम जो है वो आयनाइज हो जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to free the electron from the ground state of the hydrogen atom is known as ionization energy of the atom, and its value for hydrogen atom is 13.6 electron volt। तो ये जो बोर्स मॉडल से हमने आयनाइजेशन एनर्जी निकाली है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं तो उन दोनों में एक्सेलेंट एग्रीमेंट है, यानी कि दोनों की सेम वैल्यूज आती हैं। रूम टेम्परेचर पे ज़्यादातर हाइड्रोजन जो है वो ग्राउंड स्टेट में होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर वो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। लेकिन कई बार कुछ प्रोसेस से अगर इसको एनर्जी दे दी जाए, यानी कि कॉलिजन से या हीटिंग से इसको एनर्जी मिलती है, तो एटम के अंदर इतनी एनर्जी आ सकती है कि वो फर्स्ट से सेकेंड में, थर्ड में या किसी भी हायर स्टेट में जा सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी भी प्रोसेस से नेक्स्ट लेवल्स में जाता है, हायर लेवल्स में, देन द एटम इज सेड टू बी एक्साइटेड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में है तो हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट में है, और फर्स्ट के अलावा किसी भी हायर स्टेट में है तो हम कहते हैं इट इज इन एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो हमने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए एनर्जी निकाली थी। ग्राउंड स्टेट के लिए कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इज इक्वल टू 2 के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अगर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमें एक्साइट करना है
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में। तो हमें इसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितनी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल टू 3 में लेके जाना है तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? 50 माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 13.6 का डिफरेंस, दैट इज 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी तो ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल टू 3 स्टेट में आ जाएगा। तो इसी तरह से हम ये एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए हायर लेवल में कितनी एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ेगी। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। द इलेक्ट्रॉन कैन फॉल बैक टू द लोअर स्टेट एमिटिंग ए फोटोन। रिवर्स प्रोसेस यानी कि हायर से जब लोअर में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जगह एमिट करेगा, इट मीन्स रेडिएशन एमिट करेगा या फोटोन एमिट करेगा। अगर n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो वो कितनी एनर्जी एमिट करेगा? जितना इनका डिफरेंस है, दैट इज 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अगर n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है तो वो जो एनर्जी एमिट करेगा या रेडिएशन एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि दोनों लेवल्स की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो लेवल बढ़ता है, n की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये जो एनर्जी है लेवल की वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब हमको जो एनर्जी सप्लाई करनी है किस लिए? इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, वो जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। ग्राउंड स्टेट में है तो हमको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो हमको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है? प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आउटर ऑर्बिट्स में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है। जो हाईएस्ट ऑर्बिट होता है वो कौन सा है? दैट इज n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? 0। दिस इज कॉल्ड अनबाउंड स्टेट और आयनाइज्ड स्टेट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो अनबाउंड है, जब तक उसकी एनर्जी नेगेटिव है इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। जब 0 हो गई है या पॉजिटिव हो जाती है इट मीन्स इट इज अनबाउंड टू द न्यूक्लियस, नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस, इट मीन्स द एटम इज आयनाइज्ड, द इलेक्ट्रॉन इज फ्री हो जाता है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो आयनाइज हो गया एटम। और हम क्या देख रहे हैं? द एनर्जीज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट कम क्लोजर एंड क्लोजर टुगेदर एज n इंक्रीजेस। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है तो ये एनर्जी लेवल्स का गैप जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में इतना बड़ा गैप है, सेकंड और थर्ड में गैप थोड़ा कम हो जाता है, थर्ड फोर्थ में गैप और कम हो जाता है, और इस तरह से ये धीरे धीरे गैप जो है ये कम होता चला जाता है। तो अब हम जो हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम एनालाइज करेंगे बाय यूजिंग बोर्स मॉडल, और इसमें हम बोर्स मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट यूज करेंगे। क्या होता है वो? व्हेन एन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट with quantum number ni to lower energy state with quantum number nf, the difference of energy is carried away by a photon of frequency nu such that the energy of the photon is equal to the difference between the energy of the energy levels। जब हायर लेवल से लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है तो फोटोन एमिट होता है, रेडिएशन एमिट होती है, और उसकी हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। En की वैल्यू हमने लास्ट टर्म पर डिराइव की थी कि nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? माइनस me4/8n² एप्सिलॉन नॉट h²। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट h न्यू if इज इक्वल टू ni निकालने के लिए हम n की जगह ni लिखेंगे, दैट इज माइनस me4/8ni² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h²।
फिर ई एन एफ की वैल्यू लिखनी है, दैट इज माइनस ME4 अपॉन 8। अब हम लिखेंगे यहाँ पे NF एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं H न्यू IF इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर ले लेते हैं, ME4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। सेकेंड वाली टर्म हमारी पॉजिटिव आएगी क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये 1 अपॉन NF स्क्वायर। और फर्स्ट टर्म से हमको माइनस की टर्म मिलेगी, माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। और इससे हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी IF इज इक्वल टू, ये जो H है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ME4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी निकालने का, दिस फॉर्मूला इज नोन एज Rydberg's फॉर्मूला फॉर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये जो Rydberg फॉर्मूला है इसको हम वेवलेंथ की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो वी गेट 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ME4 upon 8 epsilon naught square H cube and C 1 upon NF square minus 1 upon NI square। तो इसमें हम देख रहे हैं ये जो टर्म है हमारी, इसमें सारे कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व है, तो इसको हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज Rydberg कांस्टेंट। तो हम इस इक्वेशन को R के टर्म्स में लिख सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। अब इस R की जो फॉर्मूला है इसमें अगर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें, M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, H प्लैंक्स कांस्टेंट और C स्पीड ऑफ लाइट, तो हमको Rydberg कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है विच इज 1.03 into 10⁻7 मीटर इनवर्स। और अगर हम Rydberg कांस्टेंट की वैल्यू बामर रिलेशन से निकालते हैं तो भी वो इतनी ही आती है। It means there is a close agreement between the theoretical and experimental values of Rydberg constant and this confirms the Bohr's model of atom। Bohr's का जो एटॉमिक मॉडल है उसको ये वेरीफाई करता है या कंफर्म करता है क्योंकि दोनों वैल्यूज हमारी सेम आती हैं। अब अगर इस रिलेशन में हम NF की जगह 2 ले लें और NI की जगह हायर वैल्यूज ले लें, हायर इंटीजर्स 3, 4, 5, तो हमको बामर सीरीज की वेवलेंथ्स मिल जाती हैं या बामर सीरीज का फॉर्मूला हमको मिल जाता है, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N स्क्वायर। इस फॉर्मूले से एक चीज और पता चलती है हमको कि इस फॉर्मूले में ये दोनों इंटीजर्स हैं NF और NI, तो हम जो भी इंटीग्रल वैल्यूज निकालेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे, तो हमको क्या मिलेगी, डिस्क्रीट वैल्यूज मिलेंगी, चाहे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज या डिस्क्रीट वेवलेंथ। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो जो रेडिएशंस एमिट होंगी वो कंटिन्यूस वेवलेंथ की ना होके, उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस फॉर्म में ना होके हमको कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही मिलेंगी। तो ये जो बोर्स मॉडल का रिजल्ट है जिससे हमने ये फॉर्मूला निकाला है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। इट ऑल्सो सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हम NF और NI की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं, जैसे NF को हमने 1 रख दिया, NI को 2, 3 रख दिया, इसी तरह से NF को 3 रख दिया और NI को और हायर वैल्यूज दे दें, तो हमें बहुत सारी सीरीज मिल सकती हैं जो कि बाद में भी डिस्कवर की गई थी, लाइमन सीरीज, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफंड सीरीज। तो इनके ट्रांजिशंस कैसे कैसे हैं वो समझते हैं। जो पहली सीरीज है लाइमन सीरीज, इसमें हम लेते हैं NF इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो जो सीरीज ऑफ वेवलेंथ एमिट होती है दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। इसी तरह से बामर सीरीज में NF इज इक्वल टू 2,
ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। पार्शियल सीरीज में NF is equal to 3. It means the electron makes transition from higher orbit to any higher orbit to third orbit. Bracket series में NF is equal to 4. The transition involved is from any higher orbit to fourth orbit. And P fund series इनमें है NF is equal to 5. The transition of electron from any higher orbit to fifth orbit. तो इस तरह से हम जितनी भी सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उनको हम बोर्स मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बोर्स मॉडल जो है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन करता है। हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट का एक एमिशन स्पेक्ट्रा भी होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी होता है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द वेरियस लाइंस इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर प्रोड्यूस्ड व्हेन electrons jump from higher energy state to lower energy state and photons are emitted. जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर एनर्जी स्टेट से जैसे कि n = 2 से n = 1 में होता है तो क्या होगा, वो एनर्जी एमिट करेगा यानी कि फोटोन एमिट करेगा तो हमको एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है। इसी तरह से when an atom absorbs a photon that has precisely the same energy needed by an electron in a lower energy state to make transition to higher energy state. अगर इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी स्टेट में है और उसको जो फोटोन मिलता है उसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट है कि वो जो है सेकेंड लेवल तक जा सके या हायर स्टेट में जा सके, तो n = 1 से n = 2 में ट्रांजिशन होगा तो एक फोटोन एब्सॉर्ब करेगा तो हमको जो है इस प्रोसेस को हम एब्सॉर्प्शन बोलेंगे और इसी की वजह से हमको एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है। वो कैसे मिलता है कि जब हमारे पास रेरिफाइड गैसेस होती हैं और उसमें हम वाइट लाइट पास करते हैं तो वो जो गैसियस एटम्स होते हैं वो उनमें से वही वेवलेंथ एब्सॉर्ब करते हैं जिससे कि वो लोअर लेवल से हायर लेवल में चले जाते हैं। तो उन वेवलेंथ्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उन एनर्जी लेवल्स के जो एनर्जी डिफरेंस है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो वेवलेंथ्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हमें वहाँ पर जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा था उसमें डार्क लाइंस मिलती है। डार्क लाइंस क्या बताती है कि ये वेवलेंथ्स जो है वो गैसियस एटम ने एब्सॉर्ब कर ली है, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। तो बोर्स मॉडल से हम जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस है उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं एंड फॉर दिस अचीवमेंट Bohr was given Nobel Prize in Physics. So next is de Broglie's explanation of Bohr's second postulate of quantization. ये जो बोर्स ने 3 पोस्टुलेट दिए थे उसमें जो सेकंड पोस्टुलेट है वो काफ़ी पजलिंग है। क्यों? क्योंकि उसने क्या बताया था कि वही स्टेट्स पॉसिबल हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का वो दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, कैसे आई कि h/2π ही क्यों और कुछ क्यों नहीं, तो इसका जो है कोई भी एक्सप्लेनेशन उस टाइम नहीं था। लेकिन बोर मॉडल के 10 इयर्स बाद लुइस डी ब्रोगली ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। किसका? जो बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट है उसको एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छे तरीके से। कैसे एक्सप्लेन किया उसने? हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। क्या थी कि एवरी मूविंग पार्टिकल is associated with a wave which is called matter wave या particular wave। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही हैं तो उनके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होनी चाहिए जिसको हम डी ब्रोगली वेव, मैटर वेव या पार्टिकल वेव कह सकते हैं। और अगर वेव एसोसिएटेड होगी तो जिस तरह से मैकेनिकल वेव्स में स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, तो इन वेव्स में भी स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो बननी चाहिए। तो हमने 11th क्लास में मैकेनिकल वेव्स पढ़ी थी, स्ट्रिंग के ऊपर जो स्टेशनरी वेव्स बनती हैं उनके बारे में पढ़ा था। ये PQ एक स्ट्रिंग है, इसको जो हम प्लग करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी वेवलेंथ्स इसमें एक्साइट होती हैं, लेकिन वही वेवलेंथ सरवाइव करती हैं जिनके लिए नोड्स एट द एंड्स, जिनमें कि एंड्स में नोड्स बन रहे हैं और स्टैंडिंग वेव्स बन जाती हैं। इस एंड पे भी नोड और इस एंड पे भी नोड बनना चाहिए। तो कौन कौन सी वेवलेंथ्स हो सकती हैं? फर्स्ट हम देख रहे हैं कि दोनों एंड्स पे नोड है और बीच में एक एंटी नोड है।
सेकेंड केस क्या हो सकता है, दोनों एंड्स पे तो नोड होना जरूरी है, बीच में एक नोड और है और उनके बीच में एक एक एंटी नोड। नेक्स्ट, दोनों एंड्स पे नोड है और उसके बीच में दो नोड्स और हैं। तो ये वेवलेंथ्स जो है इसमें सर्वाइव कर सकती हैं, जिनको हम फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक कहते हैं। इनमें खास बात क्या है, इनमें हम देखते हैं कि द स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव डाउन द स्ट्रिंग एंड बैक इज वन वेवलेंथ, टू वेवलेंथ और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। स्टैंडिंग वेव्स बनती कैसे हैं, जब ये एक वेव जा रही है एक एंड से दूसरे एंड पे रिफ्लेक्शन होता है, तो ये जो इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है दोनों में सुपरपोजिशन होता है, जिसकी वजह से स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। तो पहली कंडीशन में देखते हैं कि वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ से यहाँ तक जाने में P से Q तक λ/2, Q से P तक λ/2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, λ/2 प्लस λ/2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। इसी तरह से सेकेंड केस में P से Q तक जाने में दिस वन इज λ/2, इट मीन्स लैम्डा डिस्टेंस उसने जो है जाने में ट्रेवल किया है, वापस आने में भी लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इट मीन्स टोटल डिस्टेंस इज 2 लैम्डा। इसी तरह से थर्ड केस में जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 3 लैम्डा। कौन सा डिस्टेंस, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में और वापस उसी एंड तक आने में। तो अगर स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, कब बनती हैं, जब कि ये डिस्टेंस जो है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, और अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ नहीं है तो ये जो रिफ्लेक्ट होकर के वेव्स आ रही हैं उनके एम्पलीट्यूड्स क्विकली जो है वो जीरो हो जाते हैं और वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो ये केस तो एक स्ट्रेट स्ट्रिंग का था, इसको हम इलेक्ट्रॉन के केस में सर्कुलर ऑर्बिट में भी यूज कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उनके साथ में वेव एसोसिएटेड है, तो वही ऑर्बिट्स परमिसिबल होंगे जिनके लिए ये जो उसकी सरकमफ्रेंस है टोटल, वो वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इस केस में हम देख रहे हैं कि जो सरकमफ्रेंस है ये वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, तो ये वेवलेंथ सर्वाइव नहीं करेगी। जबकि अगर सरकमफ्रेंस जो है इसकी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है तो वो सर्वाइव करेगी। या हम लिख सकते हैं 2πr शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो वही वेवलेंथ्स जो है सेटिस्फाई होंगी या वही ऑर्बिट्स जो है वो परमिसिबल हैं। इसमें लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस Rn है, तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2πRn, और वही ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करेंगे जिनके लिए सरकमफ्रेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो। इट मीन्स 2πRn शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। इसमें लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, h/p, h प्लैंक्स कांस्टेंट और p मोमेंटम। मोमेंटम को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, m इंटू vn। vn क्या है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो हम वेवलेंथ को लिख सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ को h/mvn। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ली है इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या मिलता है हमको 2πRn इज इक्वल टू nh/mvn। इसमें हम ये जो टर्म mvn है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और 2π को राइट हैंड साइड में लाते हैं, देन वी गेट mvnRn इज इक्वल टू nh/2π। और ये जो टर्म है mvnRn इसको हम पहचानते हैं क्या है ये टर्म, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट विच इज इक्वल टू nh/2π, या हम इसको लिख सकते हैं h/2π इंटू n, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और यही वो कंडीशन है जो बोर्ड ने अपने सेकेंड पोस्टुलेट में प्रपोज की थी, दैट द एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इस तरह से डी ब्रॉगली ने दो कंसेप्ट यूज करके वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स की कंडीशन दो को यूज करके बोर्ड्स के सेकेंड पोस्टुलेट को वेरीफाई किया या उसका बहुत ही सॉलिड प्रूफ जो है वो प्रेजेंट किया। लिमिटेशंस ऑफ बोर्ड्स मॉडल।
हालांकि बोर्स मॉडल की हेल्प से हम हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी मेन दो लिमिटेशंस हैं। क्या है वो? सबसे पहले ये है कि द बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजेनिक एटम्स। हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम इसको। इट मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स, जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स एक ही है। इट कैनॉट बी एक्सटेंडेड इवन टू मेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स एटम्स। अगर किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो भी ये मॉडल जो है उस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल न्यूक्लियस से इंटरेक्ट नहीं होगा, बल्कि जो और इलेक्ट्रॉन्स आसपास हैं उनसे भी इंटरेक्शन होगा उसका। लेकिन बोर्स मॉडल में हमने केवल इलेक्ट्रिक फोर्स यूज़ किया है, किसमें? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में। तो इसलिए जो है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स पर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी कमी क्या है इसकी? The Bohr's model correctly predicts the frequencies of light emitted by hydrogenic atoms. ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, इसे हम ठीक तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इन ए स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रल लाइंस में कुछ वेवलेंथ्स ऐसी होती हैं जिनकी इंटेंसिटी बहुत वीक होती है और कुछ की स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसका जो रीज़न है वो बोर्स मॉडल से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, यानी कि इंटेंसिटी वेरिएशन क्यों होता है ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.3, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पाश्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। पाश्चन सीरीज कौन सी होती है? जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी हायर लेवल से थर्ड लेवल में होता है, देन वी गेट पाश्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो फॉर्मूला लिखते हैं इसका, 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, वेयर n is greater than 3. It means 4, 5, 6 and so on. Shortest wavelength कब मिलेगी हमको? For shortest wavelength n should be taken as infinity. So we can write 1/lambda is equal to r 1/9 minus 1/infinity, and this term is 0. We get r/9, and therefore lambda is 9/r. It's 9 upon value of r is 1.03 10 to the power 7, which gives 8.2 into 10 to the power minus 7 meter. या अगर हम नैनोमीटर में लिखें, we get 820 nanometer. The shortest wavelength of Paschen series is 820 nanometer. Next question, 12.6. A hydrogen atom initially in the ground level absorbs a photon which excites it to the n is equal to 4 level. ग्राउंड लेवल से फोर्थ लेवल में जाता है और फोटोन एब्जॉर्ब करता है। तो डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। कैसे निकालेंगे? हम दोनों लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस निकाल लेंगे। n इज इक्वल टू 1, यानी कि ग्राउंड लेवल के लिए एनर्जी कितनी है? दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है? माइनस 13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर, दैट इज माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनका अगर हम डिफरेंस निकालें दोनों का, देन वी गेट द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज इज, इसको माइनस कर देते हैं, वी गेट 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि थर्ड ग्राउंड लेवल से n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 में जब जाएगा इलेक्ट्रॉन तो वो इतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, तो वो जो है 1 से 4 में जा सकता है। तो इसका मतलब जो एनर्जी फोटोन की है वो कितनी होनी चाहिए? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी फोटोन की हम कैसे निकालते हैं? एच न्यू। एच न्यू शुड बी इक्वल टू 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 1.6 10 to the power minus 19 जूल।
तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी फोटोन की 12.75 इंटू 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ h 6.6 10⁻⁻34. So we get frequency of the photon is 3.1 into 10⁻15 hertz. तो जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। अब इस फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है तो हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, that is equal to c upon frequency. c means speed of light in vacuum. 3 into 10⁻8 upon 3.1 into 10⁻15. So we get equal to, that is 9.7 into 10⁻⁻8 meter. So the wavelength of the absorbed photon is 9.7 into 10⁻⁻8 meter. तो इसी के साथ चैप्टर 12 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम चैप्टर 13 शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।